हम काइची किस्सा का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, गुलेनबेरी सिंड्रोम वगैरह। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोटर न्यूरॉन डिसीज़। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। वैसे ही सीक्वेंस में इसको डिस्क्राइब करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। और ये मोस्ट कॉमन है, लॉन्ग में आता है ज़्यादा काइची किस्सा 4th ईयर में। तो आगे देखते हैं क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन देखते हैं तो है क्या, मोटर न्यूरॉन डिसीज़। ठीक है, MND इज़ ए न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन। मतलब क्या है ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। मतलब हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन जो हैं, उनके डिजेनरेशन होने के कारण जो बीमारी हो रही है वो हम बोल रहे हैं उसको MND। ठीक है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़। जो हमारी मोटर नर्व्स आती हैं ऊपर से, हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा बोलना किसी से, या फिर कोई भी एक्शन करना, किसी चीज़ को उठाना हाथ से पकड़ के, या चलना, या किसी से बात करना, तो ये सारे एक्शंस जो होते हैं ये हमारे मोटर नर्व्स के कारण होते हैं। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे आते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स से आते हैं, वो जो वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, या फिर हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा तक आते हैं कॉर्टेक्स से ब्रेन में, वो वहाँ तक हमारे होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा से निकल के जो डायरेक्टली इनर्वेट करते हैं हमारी मसल के अंदर जाके, वो होते हैं हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि किस तरह की बीमारी है ये हमारी न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। ठीक है, तो किसमें क्या हो रहा है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनका डिजेनरेशन हो रहा है। जो मोटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे किसी से बात करना या चलना फिरना या कुछ भी करना, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ को जो सप्लाई करते हैं, इन इम्पल्स को जो ऊपर से लेके आते हैं इस तरीके का वर्क करने के लिए, उनके डिजेनरेशन होने के कारण जो उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं MND। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया किस तरीके की बीमारी है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। अब किस वजह से होती है, कॉज बाय द लॉस ऑफ द अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। जी मैंने आपको बताया कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजेनरेशन होने की वजह से ये बीमारी जो होती है वो पैदा होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं ये बीमारी कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन से लेकर मसल्स के पार्ट तक, या कहाँ पर कौन सा न्यूरॉन डिजेनरेट होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो हम देख सकते हैं कि हमारा ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड, जो कॉर्टेक्स से ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड तक जो हमारे न्यूरॉन्स आ रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन जो आ रहे हैं, वहाँ पर किसी तरीके की डिजेनरेशन हो तब भी ये हो सकता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व में किसी तरीके की डिजेनरेशन हो, क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, उनमें मोस्टली हम इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व्स के बारे में देखते हैं, तो हम इसमें देखते हैं 9, 10, 11 एंड 12 बल्बर। ठीक है, जो हमारे 9, 10, 11, 12 जो नीचे की 4 क्रेनियल नर्व होती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एंड मोटर कॉर्टेक्स, ठीक, ब्रेन कॉर्टेक्स जो होता है हमारा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ब्रेन कॉर्टेक्स से ही जो होते हैं ये फाइबर्स एराइजेस होती हैं। कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स इसलिए बोले जाते हैं, कॉर्टेक्स से स्पाइन में आते हैं, ब्रेन कॉर्टेक्स से होते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो स्पाइनल कॉर्ड में ये डिजेनरेट हो रहे हो, क्रेनियल नर्व में डिजेनरेट हो रहे हो, क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस डिजेनरेट हो रहा हो, या फिर हमारे मोटर कॉर्टेक्स में जहाँ से ये जनरेट हो रहे हैं न्यूक्लियस, वहाँ पर अगर ये डिजेनरेशन हो रहा है या किसी वजह से वहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है। ठीक है, दे आर रेयर बट सीरियस। एक तो बहुत कम, ज़्यादा नहीं पाई जाती है MND, कम होती है लोगों को, और ये जो होती है सीरियस बीमारी है। दूसरी चीज़, ये इंक्योरेबल है। अगर ये एक बार बीमारी किसी को हो गई तो ये इंक्योरेबल है। तो हम इसको पैटर्न जानना चाहिए। पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है, हर इंसान को नहीं होती है, बहुत ही गिने चुने लोगों, या फिर जिनको इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम पहले से हो रही होती है, या जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, तो उन लोगों में वो देखने को मिलती है हमको। ठीक, दूसरी चीज़ सीवियरिटी है, रेयर है। तीसरी चीज़, ये जो बीमारी है ये कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव होती रहती है। मतलब छोटी चीज़ से स्टार्ट होगा, ऐसे थोड़ी कहीं किसी छोटी जगह की मसल वीकनेस होना शुरू होगी, हल्के हल्के करके वहाँ की मसल एट्रोफी, वास्टिंग होती चली जाएगी, और वो पूरी मसल जो है वो एट लास्ट जाके उसकी वास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मसल में नहीं होती, यहाँ प्रॉब्लम होती है उस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व की, जो नर्व डिजेनरेट हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव बीमारी है, सीवियर होती है, रेयर होती है, और इंक्योरेबल है, इसे क्योर नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं एक बहुत ही राउंड साइंटिस्ट है, इनका नाम हम सभी जानते हैं, फिजिसिस्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कई सारी चीज़ें दी फिज़िक्स में, स्टीवन हॉकिंस को। स्टीवन हॉकिंस जो थे
वो मार्च 2018 में इसी बीमारी से लड़ते लड़ते डेथ आई थी उनको, ठीक है। इसी बीमारी से लड़ते लड़ते, उसको हम बोलते हैं क्या है, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये जो है MND का ही एक टाइप है, इससे वो जूझ रहे थे काफ़ी लंबे समय से, और 2018 मार्च में उनका जाके निधन हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं हम इंसिडेंट्स कैसे कैसे होते हैं, किन में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में या मेल्स में किस में ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है या किस में रेशियो ज़्यादा होता है, ये देखते हैं। तो MND हमें किस में देखने को मिलती है, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ अकर इन एडल्ट एंड चिल्ड्रंस, एडल्ट और चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक। इट कैन बी अपियर एट एनी एज, किसी भी एज हो सकती है, पर्टिकुलर कोई एज नहीं। ऐसे कुछ होते हैं कि बोलते हैं कि लास्ट एज में, ओल्ड एज में ज़्यादा हो रही है, मिडिल एज में हो रही है, अर्ली चाइल्डिश एज में हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एज में हो सकती है। बट मोस्ट कॉमन पेशेंट ओवर 40 ईयर्स, मतलब जो ज़्यादा कॉमन होते हैं वो ओल्ड पेशेंट होते हैं, 40 ईयर्स वाले जो होते हैं, क्योंकि देखा होगा जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं वो मोस्ट कॉमनली आपको ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारी सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट होती चली जाती हैं, हल्के हल्के करके ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो अब 40 जो होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी एज में शुरू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 40 के बाद ही हो, किसी भी एज में, अर्ली एज में, यंग एज में या फिर ओल्ड एज में कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली 40 अबव पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसमें मेंस जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वुमेंस में। यहाँ हम रेशियो दे सकते हैं मेल और फीमेल का 1.5:1 का रेशियो है, मतलब 1.5 मेल और 1 फीमेल, ये रेशियो हमको देखने के लिए मिलता है। इंसिडेंस देख लिया, आगे देखते हैं हम। तो देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है, तो पहले ये जान लेते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स होते क्या हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं, क्या क्या वर्क होता है, इन सब थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, क्योंकि पेपर में भी एग्ज़ाम आता है तो एकदम से डिसीज़ लिख देते हैं कई लोग, और लॉन्ग में आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए फिजियोलॉजिकली भी कि कैसे कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मोटर न्यूरॉन आर सेल्स। पहली चीज़ हम जानते हैं न्यूरॉन्स जो है हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, इन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दैट अलाउ टू, क्या करती हैं, मूव, स्पीक, swallow एंड ब्रीथ बाई सेंडिंग कमांड फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल दैट कैरी आउट दीज फंक्शंस। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि क्या होता है, हमारे इतने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं हमारी, ये कहाँ पर होती हैं, ये हमारी ब्रेन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, ठीक है, वहाँ से निकल के आती हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। अब ये जो आ रही हैं ऊपर से, इनका वर्क क्या होता है, तो मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो मोटर फंक्शंस हमें मोस्टली कौन से देखने मिलते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, तो ये भी किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर से ब्रेन से जो है सिग्नल्स आ रहे हैं कि आप बोलिए। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या है, मेरा ब्रेन उसको रिसीव करेगा और फिर वहाँ से दोबारा से उसको सब करने के बाद तो मुझे सिग्नल भेजेगा कि आप अपना नाम बताइए, तो मैं बोलूँगा माई नेम इज़ दिस, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारा मोटर न्यूरॉन सिस्टम जो है वो वर्क करता है यहाँ पर। तो किसी चीज़ से बोलना, किसी को जवाब देना किसी बारे में, या चलना फिरना, या किसी से बात करना, या खाना खाना, या सांस लेना, ये सब जो होता है हमारा मोटर न्यूरॉन की वजह से ही होता है। अगर अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे मोटर न्यूरॉन्स में किसी भी तरीके की बीमारी होती है या डिजेनरेशन होता है, तो ये फंक्शंस जो हैं सबसे पहले अफेक्ट होंगे, ये हमको देखने के लिए मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मसल्स को हमारी आके इनर्वेट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात बोली कि ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग में सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करने वाली मसल्स कौन सी होती है, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं और डायफ्राम, ये होती है। ये इनर्वेट होती है किसकी द्वारा, मसल्स के द्वारा, जो हमारी क्रेनियल नर्व ऊपर से आ रही है वो इनर्वेट करती है आगे, ठीक है। अब अगर वो नर्व्स जो हैं, जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो इनर्वेट करने वाली मोटर न्यूरॉन डायफ्राम या इंटरकॉस्टल मसल को कहीं भी डिजेनरेट हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, जो मैसेज ऊपर से आना चाहिए, बल्कि हम जानते हैं कि डायफ्राम हमारा इनवॉलेंट्री मसल है, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उसमें, हाँ अपनी जानबूझकर इच्छा से नहीं कर रहे हैं, अनैच्छिक है वो, लेकिन अगर वो ऊपर से सिग्नल नहीं आ रहा है तो वो मूवमेंट होना क्या होगा, डायफ्राम का बंद हो जाएगा। जब मूवमेंट होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अलग स्वॉलो, किसी चीज़ को निगलने में हमारी क्या होती है, मसल्स वर्क करती हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम होगी तो स्वॉलो नहीं कर पाएगा। स्पीक, बोलने की भी मसल्स हमारी हैं, ठीक है। ऐसी मूव, चलने फिरने की मसल्स, या किसी को पकड़ने की हाथ पैर की मसल्स में अगर कोई जो न सप्लाई कर रही है उसमें डिजेनरेशन हो जाए तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
अब ये हमको देखने को मिल रहा है ये वर्क किस तरीके से होता है, मूव, स्पीक, स्वॉलो और ब्रीथ, ये वर्क कैसे होता है, सेंडिंग कमांड, ठीक है। जो मैसेज होता है या कमांड होता है ये सेंड करता है, कौन सेंड करता है, फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल। जिस मसल को वो एक्शन करना होता है उस मसल के लिए कमांड या फिर मैसेज जो होता है वो ब्रेन भेजता है ऊपर से कि इस मसल को ये काम करना है। तो ऊपर से मसल आया, ऐसे मेरे को कहीं मैं जा रहा हूँ चलता हुआ और मेरे पैर में आगे मेरे कोई गड्ढा है, तो मेरा दिमाग क्या होगा, ऊपर से सिग्नल भेजेगा, तो मेरे पैर के लिए आएगा, मेरी पैर की मसल्स के लिए वो सिग्नल आएगा कि भैया आगे चल रहे हैं आप, तो आपके पैर के आगे गड्ढा है, तो अपने आप पैर को जो है साइड में ले लीजिए या आप साइड से होकर निकलिए। तो उसी तरीके से मेरी मसल्स जो होंगी वर्क करेंगी और कमांड करती हुई उस तरीके से पाथवे को फॉलो करती निकल जाएंगी। लेकिन अगर वही कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा मेरा, ठीक है, मेरी मोटर न्यूरॉन्स जो ऊपर से सिग्नल भेजने वाले थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या हो जाएगा, मैं चाहे तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, और अगर वो थोड़ा बहुत हो रहा है, डिजनरेशन हुआ है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो क्या हो, मैं उस गड्ढे में घुस जाऊँगा, क्योंकि मैं इंटरप्रेटेट ही नहीं कर पा रहा है, मेरी मसल इंटरप्रेटेट नहीं कर पा रही कि मैसेज आ क्या रहा है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ देखते हैं देयर नर्व फाइबर आर लॉन्गेस्ट। अब ये जो हमने बात करी न्यूरॉन्स की, ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं हम ये बता सकते हैं कि ये इतने लंबे होते हैं कि बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड का बेस होता है, स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर हमारा टो, जो हमारा अंगूठा होता है, इतनी लंबाई हो सकती है एक इसकी क्या नाम है, एक्सॉन की। सिंगल एक्सॉन जो होता है वो इतना लंबा हो सकता है, मतलब बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से लेकर टो तक इतनी लंबी स्ट्रेच हो सकती है हमारी एक न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स की लंबाई इतनी होती है, ये आपको एक बता दिया गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सेरेब्रोस्पाइनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब कॉर्टेक्स हो गया हमारा, और ये यहाँ से लेकर आने वाली ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, तो यहाँ तक ये आपको ग्रीन में जो दिख रही है, तो ये जो रेड से मैंने करी है और जो ग्रीन पाथवे फॉलो करते हुए ऊपर से आया है, उसमें आप देख सकते हैं ये जो आ रहा है ये हमारा क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स से आ रहा है और कहाँ से, किस पाथवे से आ रहा है, स्पाइन में आ रहा है, तो ये कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और जब ये हमारी स्पाइन को छोड़ के ये मसल में इनर्वेट होता है या मसल को सप्लाई करने जाता है, तब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम अपर मोटर न्यूरॉन में है, लोअर मोटर न्यूरॉन में। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन में हो रही है तो हो सकता है सिम्टम्स में कुछ डिफरेंस आ जाए, लोअर मोटर न्यूरॉन में हो रखी तो भी कुछ डिफरेंस, क्योंकि दोनों के लिए सप्लाई करना अलग अलग जगह पर है। अपर मोटर न्यूरॉन कहीं अलग जगह सप्लाई कर रहे हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन भी सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि कुछ जो होते हैं कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, कुछ एक जगह सेम जगह पे दोनों सप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सप्लाई करते हैं। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो इसे सप्लाई कौन कर रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन कर रहा है या अपर मोटर न्यूरॉन कर रहा है। जब ये पता होगा तो हम पता लगा पाएंगे कि लीजन एक्चुअली में है कहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन पे। तो अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, द अपर मोटर न्यूरॉन एग्जिस्ट इन ब्रेन एंड सेंड हायर लेवल मोटर इन्फॉर्मेशन टू द मेडुला लोकेटेड इन द ब्रेन और करेक्ट स्पाइनल कॉर्ड लेवल आउटसाइड द ब्रेन, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन हम समझ गए कि क्या है। अपर मोटर न्यूरॉन जो है ये हमारे सिचुएटेड कहाँ पर होते हैं, ब्रेन। इनर्वेट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इनकी, ब्रेन से, कॉर्टेक्स से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। ये कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर अपने कमांड या मैसेज को सप्लाई करते हैं, या तो ये ब्रेन के अंदर ही जो हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा होता है वहाँ पर मैसेज को सप्लाई करते हैं, ठीक है। या फिर हमारे ब्रेन से बाहर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस कॉर्ड तक सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कहाँ कहाँ तक सप्लाई करते हैं, या तो मेडुला तक सप्लाई कर रहा है या फिर सेकंड चीज़ कहाँ सप्लाई कर रहा है, हमारे ब्रेन के जो बाहर स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक सप्लाई कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम द मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला से और स्पाइनल कॉर्ड से। अब तक हमने पढ़ लिया कि मेडुला या स्पाइनल कॉर्ड तक कौन से हमारे फाइबर्स आ रहे थे, हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं। अब मेडुला से निकलने वाले फाइबर्स या फिर हमारे न्यूरॉन्स या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, और निकल के कहाँ जाने वाले, मसल्स में जाने वाले, जो मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं। तो वहाँ मेडुला से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जो मसल्स में आकर सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से वहाँ तक के जो न्यूरॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ दे रखा है, फ्रॉम द मेडुला और द स्पाइनल कॉर्ड लोअर मोटर न्यूरॉन कैरी मोटर इन्फॉर्मेशन टू द मसल्स, ठीक है। तो पहली मोटर इन्फॉर्मेशन कौन लेके आया, पहली मोटर इन्फॉर्मेशन हमारा लेके आया सेरेब्रल कॉर्टेक्स से
अपर मोटर न्यूरॉन लेके आए कहाँ तक लेके आए, मेडुला तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक। सेकंड, उस मोटर इन्फॉर्मेशन को कैरी किसने करा, लोअर मोटर न्यूरॉन ने कैरी करा, कहाँ से, मेडुला से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक, मसल्स तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है। अब इससे होता है क्या, मेकिंग दैम मच मोर डायरेक्टेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट देन द अपर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मच मोर मतलब बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होते हैं या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्शन को करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, या फिर ये जो होते वर्क होते हैं इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन पे। तो लोअर मोटर न्यूरॉन को पता है कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क्या करते हैं। तो लोअर मोटर न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर मसल। तो हम समझ चुके हैं ये लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ का होता है, ये अपर मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच का जो पाथवे है उसको बोल रहे हैं। और अपर मोटर न्यूरॉन हमारे कहाँ पर ख़त्म हो रहे थे, मेडुला ऑब्लंगाटा या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। और वहाँ दोनों से स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और जो मसल को कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ से वो कौन से, हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन से मोटर सिग्नल्स को लेके लोअर मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं और कहाँ सप्लाई करते हैं, मसल्स में सप्लाई करते हैं। तो यही यहाँ बता दिया है, किस लिए, परफॉर्म टू ए मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब ये 3 टाइप्स बता दिए हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेसिफिक विसरल एफरेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली किसी ऑर्गन को सप्लाई करने वाले, ठीक है। जनरल विसरल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जनरली मतलब जो ज़्यादातर सभी को सप्लाई करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि वेगस नर्व है, मोस्टली हर जगह काफ़ी सारे ऑर्गन्स को हमारी इनोवेट करती है जाके, ठीक है। तो ये जनरल में आ गई। कुछ पर्टिकुलर होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर को ही सप्लाई करती हैं, तो वो हमारी जनरल मतलब स्पेसिफिक आ गई कि कुछ स्पेसिफिक विशरास को सप्लाई कर रही है। या फिर जनरल विशरा मतलब एक ऐसी नर्व जो जनरली मोस्टली हर विशरा को ही सप्लाई कर रही है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि कॉज क्या होता है, ठीक है। वैसे तो अब MND का कॉज जो है वो अनक्लियर है, कोई क्लियरली कॉज नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो हमें कैसा देखने को मिलता है, इनहेरिटेंट है। मतलब या तो ये हमें जो है जेनेटिक रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में हमें माता पिता से मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। या ये जो होता है जीन म्यूटेशन किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर जीन म्यूटेशन होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं या टॉक्सिक चीज़ें ले रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, या कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही हैं जो कि न्यूरोजेनरेटिव कॉज को पैदा कर रही हैं, ठीक है, न्यूरोजेनरेटिव कॉज बन रही हैं। तो इस तरीके की जो मेडिसिन वगैरह हैं वो भी जीन म्यूटेशन करती हैं पर्टिकुलर इंसान के अंदर और ये बीमारी उत्पन्न करती हैं। और ये बीमारी जो होती है हमारी पेरेंट्स से इनहेरिटेंस या फिर हमारे जेनेटिक्स के थ्रू भी हमारी बॉडी में आ सकती है। तो देखते हैं, इसमें बता रखा है अबाउट 5% ऑफ पीपल विद द मोटर न्यूरॉन डिसीज़ हैव ए क्लोज फैमिली रिलेटिव्स, ठीक है। क्या होता है कि हमारे फैमिली में ही किसी को है, उनसे हम में आ रही है, ठीक है, विद द कंडीशन और ए रिलेटिव कंडीशन नोन एज द फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि मान के चलो कि हमारे ही घर में या फिर किसी XYZ दादा दादी या माता पिता या किसी को भी फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, तो 5% चांस उन लोगों में रहते हैं कि उनके बच्चों में या उनके बच्चों के बच्चों में किसी में भी वो बीमारी MND जो है वो हो सकती है। इसके 5% चांसेस रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द फैमिलियर मोटर न्यूरॉन डिसीज़, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिलियर मोटर न्यूरॉन डिसीज़, फैमिलियर MND, ठीक है, विच कैन बी हेरिडिटरी और लिंक टू प्रॉब्लम विद जीन दैट कॉज द प्रॉब्लम एट द यंगर एज। तो वही जीन म्यूटेशन या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू हमारी बॉडी में आ रही है। आगे देखते हैं इसमें, हाँ, स्पोरेडिक में बता रखा है वही जीन म्यूटेशन वाले केसेस में कि किस तरीके से हो सकता है। नॉन इनहेरिटेंस मतलब जो माता पिता से नहीं आ रही तो वो किस तरीके से बॉडी के अंदर पैदा हो सकती है। इन्वायरमेंटल कॉजेस, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम देखने में मिलता है जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। या फिर कुछ लोग जो है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, सिलिका इंडस्ट्री है या फिर कुछ ऐसी हैवी मेटल लेड जैसी जिसमें लेड का ज़्यादा वर्क होता है या फिर मकरी ज़्यादा वर्क होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उसमें भी उन लोगों क्या होता है, MND होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना गंदा एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उसमें MND होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कोई भी टॉक्सिक चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिक अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम रहता है। किसी वायरल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, वायरस वगैरह जो हमारी बॉडी को इन्वेट करते रहे तो उनके कारण भी हो सकता है। या फिर जेनेटिक फैक्टर
लाइकली प्ले ए रोल। जेनेटिक फैक्टर भी जो होता है इसमें एक रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हमको देखने मिलता है, और ये कुछ फैक्टर्स ये एनवायरनमेंट टॉक्सिक या वायरल फैक्टर्स जो है ये भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, मतलब एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि जिनके कारण ये बीमारी हो सकती है शरीर के अंदर। अब आगे आते हैं तो हम देखते हैं टाइप ऑफ एमएनडी कितना है। ठीक है, तो एमएनडी जो होती है हमारी टाइप 4 तरीके की होती है, 4 टाइप्स की होती है। तो पहली कौन सी है? एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, सेकंड प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी, थर्ड प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, एंड फोर्थ प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। तो ये आप 4 नाम जो है ये याद कर लीजिए। इसको वैसे कॉमनली अगर आपको 2 जो ऐसे याद करने के, ऐसे फर्स्ट वाला जो हमारा है उसको हम बोलते हैं ALS। ठीक है, ALS PLS ऐसे 2 आप कॉमन जो हैं ऐसे याद कर सकते हैं। पहला एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, सेकंड जो होगा प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, और ये 2 जो हैं आपके प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी। तो बल्बर में आप याद कर लीजिए, बल्बर हमारा मतलब क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व हमारा कौन सा है इसमें? तो 9, 10, 11, 12 जो क्रेनियल नर्व होती हैं ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं। प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूस इनका डिजनरेशन होता चला जाता है, इसके कारण अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वाला क्या है? प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, मतलब मसल्स जो हैं उनकी कंटिन्यूस वास्टरिंग होती जा रही है, एट्रोफी होती जा रही है, मतलब उनका शेप एंड साइज जो हो रहा है वो श्रिंक होता जा रहा है। तो उसमें ये देखने को मिल सकता है हमको। तो ये आप इस तरीके से ALS PLS तो याद कर सकते हैं, बाकी 2 आपको खुद याद रखना पड़ेगा। आप क्रेनियल नर्व के बेस पे याद रख लें तो क्रेनियल नर्व मतलब बल्बर तो आपको याद आ जाएगा। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी मतलब लगातार जो हमारी क्रेनियल नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो उसकी वजह से हो रही है, तो क्या प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी। फोर्थ वाला जो है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, मतलब जिसमें हमारी मस्कुलर वास्टनिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, मसल बहुत ज़्यादा उसका शेप और साइज श्रिंक होता चला जा रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं इनमें है क्या क्या। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एमएनडी है हमारा, तो एमएनडी हमने देखा था कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, हमारी क्रेनियल नर्व है, कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कहाँ कहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है ये एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस मतलब ALS। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा जो है ALS, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें दोनों लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन ये दोनों ही डीजनरेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने जैसे याद करने के लिए कॉमन सिम्टम वो बनाया था कि ना कैसे याद करें क्लासिफिकेशन, तो ALS और फिर सेकंड हमने कौन सा करा था? PLS। तो हम इसमें ऐसे याद रखते हैं कि ALS PLS हमने कर लिया। तो पहला वाला हमने किसे क्या देखा कि ALS में हमने क्या देखा? ALS में हमको अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों देखने के मिल रहे हैं। नीचे आते हैं, देखते हैं PLS मतलब प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस मतलब, तो इसमें हमें अपर मोटर न्यूरॉन देखने को मिल रहा है। मतलब जो पहले आ रहा है, पहला कौन सा आता है? पहले अपर मोटर न्यूरॉन आता है, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन आता है, फिर वो मसल में इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने कौन सा पढ़ा? ALS एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, उसमें हमने क्या देखा? अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों देखे। सेकंड वाला हमने कौन सा पढ़ा? सेकंड हमने पढ़ा हमारा PLS मतलब प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस। प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस में हमने क्या देखा? जो पहला वाला आ रहा था, पहला कौन सा आ रहा था हमारा? अपर मोटर न्यूरॉन, तो इसमें अपर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड थर्ड हमें यहाँ से याद करना है, तो हम याद कर सकते हैं प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस से आप आ जाइए प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में आएंगे तो हमको क्या देखने मिल रहा है? प्रोडोमिनेंटली मतलब मोस्ट इसमें अपर मोटर न्यूरॉन भी होता है, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट जो होता है उसके किसके सिम्टम मिलते हैं हमको? लोअर मोटर न्यूरॉन को देखने मिलते हैं। तो हमने ऐसे याद कर लिया। सबसे पहला हमने ALS पढ़ा, तो ALS में क्या था? अपर मोटर लोअर मोटर दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद हमने प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस PLS पढ़ा, तो PLS में किसका था? अपर मोटर का था। फिर हमने थर्ड वाला जो पढ़ा प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी पढ़ा, इसमें प्रोडोमिनेंट केस कौन है हमारा? लोअर मोटर न्यूरॉन। अब हमारा लास्ट वाला कौन सा बचा हमारा आपसे लास्ट में? प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी। प्रोग्रेसिव से ही आप सेकंड लास्ट वाला याद कर लेंगे कि प्रोग्रेसिव वाले 2 हैं, और बल्बर पैल्सी मतलब हमारे यहाँ पर क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व? ये पहले ही बताया था 9, 10, 11 एंड 12, ये 4 क्रेनियल नर्व जो है इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ऐसे याद कर सकते हो आप टाइप्स को। ठीक है, आप टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स में क्या है अंदर। तो देखिए पहला हमारा क्या है? एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। हम जानते हैं क्या इन्वॉल्वमेंट है? अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सब क्या है? ये हमारी मोस्ट कॉमन है। एमएनडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी डिसीज़ है, कौन सा टाइप मिलता है सबसे ज़्यादा? ALS। ठीक है, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों ही इसमें डिजनरेशन में जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये किस किस को अफेक्ट करता है? तो देखो, इट कैन अफेक्ट द मसल ऑफ आर्म, लेग, माउथ एंड रेस्पिरेशन। ये हमने पहले देखा था जब हम सिम्टम्स में देख रहे थे, तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? बोलने में। ठीक है, तो बोलने में हमारी क्या, या माउथ की या स्पीच में इतनी मसल वर्क करती हैं वो सारी। ठीक, चलने फिरने में मूवमेंट, वॉक, हमने मूवमेंट बोला था ना, तो वॉक चलने में हमारी लेग्स वर्क करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ने में हमारे आर्म्स वगैरह की मसल्स वर्क करती हैं,
और रेस्पिरेटरी मसल ब्रीथ, ठीक है। तो इन सारी मसल्स को इन्वॉल्व करता है। तो मोस्ट कॉमनली हमारा क्या है, अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स अगर इन्वॉल्व हो गए तो बॉडी की सारी ही मसल्स आ गई, क्योंकि सभी में किसी न किसी में अपर मोटर और किसी न किसी में लोअर मोटर सप्लाई कर रहा है, तो सब जगह ही ये देखने को मिलेगा। एट लास्ट क्या होता है, ये वही जाके हमारा किस तरीके से डेथ करता है, या तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है या कार्डियक फेलियर हो जाता है और डेथ में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सर्वाइवल टाइम देखते हैं कि अगर ये बीमारी हो गई तो आदमी कितने टाइम और जी सकता है। मीन सर्वाइवल टाइम इज़ 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल ज़्यादा ज़्यादा जी सकता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जी गया तो 10 साल, ठीक है। वो भी कब? अगर ये पर्टिकुलरली सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए और उसको सपोर्टिव थेरेपी चलती रहे, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी जो होती है वो सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उसके लिए अगर कंटिन्यूस चलती रहती है एक सही टाइम पे डायग्नोस होने के बाद, तो पेशेंट 10 साल तक भी जीवित रह सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत लेट कर दिया डायग्नोस करने में तो ये प्रॉब्लम और तेज़ी से प्रोग्रेस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव है या कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से ये 3 से 5 साल के अंदर भी इंसान को एक्सपायर कर सकती है। अब आगे देखते हैं, पहले हमने ALS पढ़ा, अब इसके बाद हम PLS पढ़ेंगे, वैसे ही सेम जैसे हम स्टार्टिंग से रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले ALS जो था हमारा वो मोस्ट कॉमन होती थी, बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाई जा रही थी, ठीक है। अब यहीं हम क्या देखेंगे, ये जो है वो सबसे रेयर फॉर्म है MND की। वो मोस्ट कॉमन फॉर्म थी MND की ALS वाली, और ये सबसे रेयर फॉर्म है, ये बहुत कम पाई जाती है। पहले देख चुके हैं, उसमें अपर मोटर लोअर मोटर दोनों हो रहे थे, इसमें हमारा सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन वो हो रहा है, ठीक है। और ये ALS जो होता है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेशन करता है, लेकिन ये PLS जो है हमारा प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, ये स्लोली प्रोग्रेस करता है, मतलब उसकी स्पीड से कम रहती है इसकी स्पीड, ठीक। बाकी हम देखते हैं, ये फैटल नहीं है, वो फैटल है 3 से 5 साल में या फिर 10 साल में इंसान को मार दे रहा था, ये फैटल कंडीशन नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है इंसान की, जीने की, मतलब जितने अच्छे से आप जी सकते हो लाइफ को, उसको हैम्पर करता है, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकेंगे। या आप सोचेंगे कि मैं हर काम कर रहा हूँ, तो आप हर काम नहीं कर पाएंगे, या फिर जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से उस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको हैम्पर कर रहा है। जैसे कि अगर मैं डेली अपने जॉब वर्क पे जाता हूँ, तो जॉब वर्क जो मेरा है वो जॉब को मेरी काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम करेगी जॉब में, क्योंकि मेरी मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं किसी काम को अगर पर्टिकुलर में किसी कोई वर्कर टाइप का जैसे है, ठीक है, जो ऐसे ब्रिक मेकर होते हैं, जो भट्टे वगैरह पे काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं, अगर तो क्या होता है वो लगातार उनका क्या है, उनका वॉलंटरी मूवमेंट ही है, वॉलंटरी मसल्स के द्वारा ही तो वो काम कर रहे हैं अपनी। वो वॉलंटरी मसल में अगर सप्लाई नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको सप्लाई करने वाली नर्व डिजेनरेट हो चुकी है, तो वो उनकी जो जॉब या डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन चिल्ड्रन इट इज़ नोन एज जुवेनाइल प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है। बच्चों के लिए यूज़ करने वाला वर्ड जो होता है जुवेनाइल होता है, तो जुवेनाइल प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस देखने की मिलती है बच्चों में। आगे देखते हैं, अब ALS PLS पढ़ लिया हमने, अब आते हैं प्रोग्रेसिव वाली पे अपनी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव बल्वर क्रेनियल नर्व की बात हो गई हमारी यहाँ पर, वही सेम 9, 10, 11, 12 ये याद रखिए। तो प्रोग्रेसिव बल्वर ऑलरेडी इंस्टॉल द ब्रेन स्टेम लोअर मोटर न्यूरॉन, और इसमें कौन कौन सी आती है हमारी, यही 9, 10, 11, 12 लोअर मोटर न्यूरॉन में सबसे ज़्यादा आती है ये, ठीक। ब्रेन स्टेम में होता है। पीपल विद ALS ऑफ्टन हैव बीन PVP, मतलब जो हमारे अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं उनमें क्या होता है, उन पेशेंट्स में हो सकता है कि ALS के साथ साथ प्रोग्रेसिव बल्वर पैल्सी भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि ये दोनों बीमारी अलग अलग रहती हैं। कुछ पेशेंट में क्या होता है ALS ही रहती है, ALS प्रोग्रेसिव होते होते वो एट लास्ट उनकी डेथ हो जाती है। कुछ पेशेंट में ऐसा भी हो सकता है कि उनको ALS पहले से है और थोड़े समय बाद जो हमारा प्रोग्रेसिव बल्वर पैल्सी है वो भी जनरेट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये है, क्योंकि हम उसमें जानते हैं कि उसमें हमारा कौन इन्वॉल्व हो रहे थे, उसमें हमारे अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों हो रहे थे इन्वॉल्व, और इसमें हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, अपर मोटर तो नहीं है लेकिन इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक। तो वही बात आ गई यहाँ पर, दिस कंडीशन कॉज फ्रिक्वेंट चोकिंग स्पेल, ठीक है। इसकी पहचानने के लिए क्या है, सबसे पहले तो क्या होगा, इंसान को आपको ये लक्षण देखने को मिलेगा, इंसान एकदम से बोलते बोलते अटक जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना बोलते बोलते एकदम से अटक जाती है आवाज़, तो उस तरीके की, ठीक है, चोकिंग स्पेल, लगातार बोलते बोलते फिर अटक गई, एकदम से बोल ही नहीं मिल रहा मुझसे,
शब्द बोलते हैं ना, मुंह में अटक गया शब्द, एकदम से निकल नहीं पा रहे हैं शब्द बाहर, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, बोलने में प्रॉब्लम होगी तो हकला हकला के, रुक रुक के, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बोलना पड़ेगा, ठीक है। ईटिंग, खाने में प्रॉब्लम, एंड स्वॉलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम। तो सारे कौन से लक्षण देखने को मिल गए हमें? माउथ वाले लक्षण। पहले हमने उधर माउथ वाले भी देखे थे, सब देखे थे लक्षण, लेकिन इसमें सारे माउथ वाले थे। चोकिंग स्पेल, बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, या बोलते बोलते अटक जाना एकदम से बीच में, या डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है किसी चीज़ को, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, और स्वॉलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको सारे लक्षण हम कौन से मिल रहे हैं? माउथ वाले, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो है हमारा सूडो वल्वर पाल्सी, मतलब सूडो वल्वर मतलब फॉल्स वल्वर पाल्सी बोल सकते हैं। सूडो का मतलब फॉल्स होता है, जिसमें कि हमारी ऐसा लगता है कि हमारी क्रेनियल नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व है, इस तरीके से हमको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए सूडो वल्वर पाल्सी बोल दिया। इट कैन बी सिमिलर टू द प्रोग्रेसिव वल्वर पाल्सी, ये आपको लगेगा सेम ऐसी प्रोग्रेसिव वल्वर पाल्सी, जैसे सारे लक्षण एकदम, चोकिंग स्पेल, या डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, या फिर डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये है क्या? सूडो वल्वर पाल्सी। क्या क्या इसमें और क्या डिफरेंट होता है? इट अफेक्ट मोटर न्यूरॉन दैट कंट्रोल द एबिलिटी टू टॉक, च्यू एंड swallow। वही सारे जो पिछले में हमको देखने मिला था प्रोग्रेसिव वल्वर पाल्सी में, वही सारे इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन है क्या? सूडो वल्वर पाल्सी का एक बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसकी हम मेडिसिन भी चलाते हैं स्पेशली अलग से, ठीक है, FDA ने अप्रूव करी है। पहले देखते हैं कि सिम्टम क्या है। सूडो वल्वर पाल्सी कॉज पीपल टू लाफ एंड क्राई विदाउट कंट्रोल, मतलब ये लोग जो होते हैं बिना किसी कंट्रोल के हंस रहे हैं तो हंसते ही रहेंगे, रो रहे हैं तो रोते ही रहेंगे, मतलब अपने इमोशन पे किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है, ना हंसी पे ना रोने पे, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, और ये PG में भी पूछा गया है कि ये सिम्टम किसका है पर्टिकुलरली। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो है किसका सिम्टम है? सूडो वल्वर पाल्सी का, ठीक। अब आते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है, लगातार मस्कुलर एट्रोफी होती जा रही। तो क्या है मस्कुलर एट्रोफी? हमें किसमें मिल रही है? इट अफेक्ट द लोअर मोटर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में किसको इफेक्ट करता है? लोअर मोटर न्यूरॉन को इफेक्ट करने वाली है ये, ठीक है। इफेक्ट स्लोली बट प्रोग्रेसिवली, स्लोली हल्के हल्के बढ़ती है लेकिन लगातार होती है। कॉज मसल वास्टनिंग, इसमें हमको क्या देखने मिल रहा है? मसल वास्टनिंग। तो हम यहाँ पर ऊपर देख ही रहे हैं मस्कुलर एट्रोफी, जिस चीज़ में हमने पहले ही पढ़ लिया कि मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें नाम में ही मस्कुलर एट्रोफी आ गया, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं एट्रोफी मतलब वास्टनिंग, मतलब उसकी शेप एंड साइज़ जो है वो कम होती जा रही, साइज़ बहुत, शेप जो होगा वो बहुत कम होता जाएगा, ठीक है। ऐसे एक नॉर्मल ट्राइसेप्स देखेंगे आप और एक वास्टनिंग वाली ट्राइसेप्स देखेंगे तो वो बिल्कुल सूख चुकी होगी, ठीक। तो ऐसा समझ के चलिए। तो क्या देखने को मिलेगा? मसल वास्टनिंग, स्पेशली इन कहाँ पर? आर्म्स में, लेग में एंड माउथ। मतलब आप जब हाथ देखेंगे उसका, एक नॉर्मल पेशेंट का हाथ देखेंगे और जो डिसीज़ पेशेंट है उसका हाथ देखेंगे, तो क्या होगा? उसके हाथ की मसल्स जो होंगी बिल्कुल एट्रोफाइड मिलेंगी, एकदम वास्टिंग, बिल्कुल सिकुड़ चुकी होंगी, पतली पतली हो चुकी होंगी एकदम, ठीक है। कहाँ की? पैरों की, हाथों की, ठीक है, आर्म्स की, लेग्स की और फेस की, बिल्कुल एकदम कैसी होती है? वास्टिंग हो जाती है मसल्स में, एट्रोफाइड हो जाती हैं, शेप एंड साइज कम हो जाता है, ठीक है। इट मे बी ए वेरिएशन ऑफ ALS, ये ALS का एक वेरिएशन हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इनके हम सिम्टम्स की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बीमारी प्रोग्रेस हो रही है, तो वही हमको देखने मिल रहा है। देखिए डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, ट्रिप एंड फॉल, ठीक है, हड़कड़ा लंगड़ाते हम गिर जाना, लेग वीकनेस, पैरों में वीकनेस, स्लर्ड स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम, क्या बोला था हमने? चोकिंग स्पेल, बोलते बोलते अटक जाना, हकलाने लगना या फिर ज़ोर लगा के बोलना, ठीक है। एक्सेसिव चोकिंग, एकदम से लगना गला बंद सा हो गया, आवाज़ नहीं निकल रही गले से बाहर। हैंड वीकनेस, हम पहले पढ़ चुके हैं, पैरों की, हाथ की मसल्स में वीकनेस आ जाती है, एट्रोफाइड हो जाती है, किसमें? प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में पढ़ी है हमने ये, ठीक है। मसल क्रैम्प देखने को मिलेंगे। ALS पेशेंट अपर मोटर लोअर मोटर दोनों हो रहे थे, तो वो किस पे आता है? सीधा व्हील चेयर पर आ गया, यहाँ देखने मिल रहा है। एंड लास्ट में दिखा दिया हाइड्रोलिक प्रेस लिफ्ट, मतलब उनको उठा के ले जाना पड़ता है, उनको चल ही नहीं पाते, इस तरीके की हो जाती है कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, ये एक नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल हेल्दी है, और ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है जो एक्सोनल पार्ट है इसका, वो किस तरीके से हो गया है, बिल्कुल ही श्रिंक हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं रब कर दोबारा दिखाता हूँ, तो
ये पार्ट देखिए इसका हेल्दी का, और ये देखिए एट्रोफाइड का। ठीक है, मसल एट्रोफी कैसी देखने को मिल रही है, देखिए हेल्दी मसल और ये एट्रोफाइड मसल। ठीक, मसल का शेप एंड साइज कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक, एक्सॉन कैसा हो गया, एक एक्सॉन हेल्दी दिख रहा है, दूसरा एक्सॉन कैसा रफ दिख रहा है, उबड़ खाबड़ सा दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं साइज एंड सिम्टम्स पे। तो इसके सिम्टम्स जो हैं हमने 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं, अर्ली, मिडिल और एडवांस एज में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमको क्या देखने मिलता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये बीमारी स्टार्ट होती है तो हम जो होते हैं इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ऐसे हाथ पैरों में थोड़ी कमज़ोरी सी आना या दर्द होना, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम जल्दी इनको बहुत जल्दी ही डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से बीमारी प्रोग्रेस हो जाती है, और प्रोग्रेस होने के कारण क्या होता है, हम जल्दी डायग्नोस नहीं बना पाते हैं, तो फिर इसका ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, पेशेंट हमारा 3 से 5 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है। ठीक, तो वही देखते हैं अर्ली सिम्टम्स में क्या है। तो देखिए, सिम्टम डेवलप स्लोली एंड कैन बी कन्फ्यूज विद सिम्टम ऑफ अदर रिलेटेबल अनरिलेटेबल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। मतलब क्या है, वही चीज़, पहली चीज़ स्लोली बढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज़ इसके सिम्टम क्लियर नहीं होते, एकदम क्लियर कट सिम्टम नहीं है, ऐसे एकदम क्लियर सिम्टम मिल जाए हमको तो ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो अदर न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस हैं उनसे मिलते जुलते या फिर उनसे ना मिलते हुए भी अदर कंडीशंस की तरह सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं अर्ली सिम्टम। अर्ली सिम्टम डिपेंड अपॉन विच बॉडी सिस्टम इज़ अफेक्टेड फर्स्ट। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स किसके मिलेंगे, जो बॉडी का पार्ट सबसे पहले अफेक्ट होगा, सबसे पहले उसका सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो कौन से सिम्टम्स होते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट जो होते हैं अर्ली सबसे पहले अफेक्ट होना शुरू होते हैं। तो हमारे आर्म्स, लेग, माउथ एंड रेस्पिरेशन, ये 4 होते हैं जो सबसे पहले अफेक्ट होना शुरू होते हैं। फर्स्ट आर्म, सेकेंड लेग, थर्ड माउथ एंड फोर्थ रेस्पिरेशन। ये सबसे 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स में इनमें वीकनेस आना या इनके फंक्शन में प्रॉब्लम होना शुरू होती है। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहली चीज़, अब आर्म्स वालों को बता दी, तो आर्म में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वीकनिंग इन ग्रिप, किसी को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। केन दे दी कोक की पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पा रहा है। बस में आ रहा है और अगर कोई स्टैंड वगैरह उसको पकड़ना है तो नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, लिखने की प्रॉब्लम, नहीं लिख पा रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम। मेकिंग इट हार्ड टू पिक अप एंड होल्डिंग थिंग्स, उसको बोलो कोई चीज़ उठाओ और हाथ में पकड़ो तो नहीं पकड़ पाएगा। किसकी प्रॉब्लम है, आर्म्स की प्रॉब्लम है, हाथों की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसको बोलोगे कि एक पानी का गिलास उठाओ हाथ में पकड़ो, तो पानी का गिलास उठा के हाथ में नहीं पकड़ पाएगा, उसका हाथ से गिर जाएगा। ठीक है, ग्रिप जो है प्रॉब्लम कर रही है, ग्रिप नहीं हो पा रही, सही से पकड़ नहीं पा रहा है। फटीग, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। ठीक है, किसी चीज़ को भी निगलने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, क्योंकि हमारी माउथ की मसल्स जो थी वो हमारी वर्क नहीं कर रही प्रॉपर्ली, उनको इनोवेट करने वाली जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो डिजेनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने माउथ वाला देख लिया, क्या डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। फटीग, थकान देखने के लिए मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारी मसल्स जो हैं अपर मोटर की, चाहे हमारी आर्म्स की मसल हों, अपर लिम्ब की हों या लोअर लिम्ब की हों, वो सब वैसी हो रही है, वास्ट हो रही है, एट्रोफाइड हो रही है। इस वजह से हम क्या देखने वाला, फटीग, थकान देखने को मिलेगा। मसल्स की एक नॉर्मल वॉल्यूम जो है मसल का वो ही नहीं रह गया, कैपेसिटी ही नहीं रह गई, तो क्या होगा, शरीर में थकान होगी, थोड़ा सा काम करने में थकान लगने लगेगी, वही चीज़। ठीक है, मसल पेन देखने को मिलेगा, क्रैम्प एंड ट्विचिंग। ठीक है, तो मतलब फैसिकुलेशन ऐसा बोल सकते हैं, मतलब फैसिकुलेशन अभी समझाता हूँ आपको। ऐसे फैसिकुलेशन मतलब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, मसल कोई ऐसे आप खाली बैठे हैं और कहीं पर आपकी पर्टिकुलरली कोई एक मसल होती है, वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन करना चालू कर देती है, अपने आप ही एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। हम ऊपर से देखते हैं बॉडी के ऊपर तो हमको दिखता है वो मसल, पर्टिकुलर मसल जो है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ट्विचिंग कर रही है, चल रही है लगातार अपने आप ही, उसको बोलते हैं फैसिकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके का फैसिकुलेशन देखने को मिलता है, ट्विचिंग मतलब क्रैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं मसल्स में। ठीक है, और मसल पेन देखने के लिए मिलता है। ठीक, ये हमारा उसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों देखने को मिलेगा। स्लर्ड एंड समटाइम ग्रेवल्ड स्पीच। ठीक है, कैसी हकलाता हुआ है, वो चोकिंग स्पीच या फिर डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, या तो बहुत ज़ोर लगा के उसको बोलना पड़ रहा है, हकला हकला के बोलेगा। ठीक है, इस तरीके का। वीकनेस इन आर्म एंड लेग, ये वही आ गया कि आर्म लेग दोनों जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनमें वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, उनकी मसल सही से वर्क नहीं करेंगी, तो क्या होगा, जब कमी हो रही है तो पेन भी होगा, क्रैम्प्स भी होंगे, ट्विचिंग भी होगी। ठीक है, इंक्रीज क्लमसीनेस एंड स्टबलिंग। ठीक, क्लमसीनेस एंड स्टबलिंग आपको देखने में बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ट्रबल ब्रीथिंग,
जब रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होंगी तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब जो होगा जल्दी 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 सांसें लेगा इंसान, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक। आगे देखते हैं, अब आते हैं मिडिल स्टेज के सिम्टम्स पे। अभी तक हम देख लिया अर्ली स्टेज के सिम्टम्स, साइनस सिम्टम, अब आते हैं मिडिल एज पे। तो मिडिल एज में क्या होता है, वो जो हमने अर्ली एज में सिम्टम्स देखे थे, वो सिम्टम्स जो होते हैं वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो क्या, एज द कंडीशन प्रोग्रेसिव सिम्टम्स बिकम मोर सीवियर, जैसे कंडीशन प्रोग्रेस करती जाती है वैसे वैसे सिम्टम्स प्रोग्रेस करते जाते हैं। जैसे मसल पेन एंड वीकनेस इंक्रीजेस, हमने पीछे भी देखा था वीकनेस थी, मसल पेन भी हो रहा था, लेकिन कैसा था, नॉर्मल था। ट्विचिंग भी था, ट्विंगल बस स्पाज्म सब देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये इसमें सेकंड स्टेज में क्या होगा, और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे और ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है। लिम्ब बिकम मोर प्रोग्रेसिवली वीकर, लिम्ब हमको कैसे है, मोर वीकर दिख रहे हैं, मतलब पहले हमको वीकर नहीं दिख रहे थे, कमज़ोर नहीं दिख रहे थे, मसल्स एट्रोफाइड नहीं हुई थी, वासनिंग नहीं हुई थी मसल्स में, तो एक हेल्दी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जैसे हम मिडिल स्टेज में आते हैं, वो जो शेप एंड साइज़ होता है मसल का, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत पतला था, वो लिम्ब जो होंगे हमको एकदम, हाथ पैर जो होंगे एकदम पतले पतले सूखे सूखे से देखने को मिलेंगे, एकदम डंडी की तरह सूखे हुए, ठीक है। लिम्ब मसल स्टार्ट टू श्रिंक, मसल्स होंगी वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, सूखना चालू हो जाएंगी, एकदम लकड़ी की तरह बनना चालू हो जाएंगी, पतली पतली सी हो जाएंगी सूख के। मूवमेंट इन अफेक्टेड लिम्ब में बिकम मोर डिफ़िकल्ट। अब यहाँ बात करते हैं मूवमेंट डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है। मूवमेंट डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मसल पहले उसकी स्ट्रेंथ थी, वो एक हेल्दी मसल, नॉर्मल मसल, हेल्दी मसल थी, ठीक है। तो एक हेल्दी मसल की स्ट्रेंथ और एक हमारी श्रिंक मसल की स्ट्रेंथ, तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हेल्दी मसल्स अगर हम क्या करेंगे, जैसे हमने एल्बो फ्लेक्स करनी है तो ईजिली एल्बो फ्लेक्स कर लेगी, हेल्दी मसल होगी। लेकिन वहीं पर अगर हमारी बाइसेप्स जो है एट्रोफाइड या वास्टिंग हो गई है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी हमको एल्बो फ्लेक्स करने में। क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल है उसका शेप एंड साइज ही नहीं रहा है, वास्टिंग हो गई है, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो वो किस तरीके से इतनी जल्दी काम कर पाएगी। तो वही मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। लिम्ब मसल में बिकम नॉर्मली स्टिफ हो जाती है, एकदम अकड़ सी जाती हैं, मतलब जैसे कि आप कभी उनका हाथ को या फिर पैर को या फिर फिजियोथेरेपी में जैसे उनकी रिस्ट जॉइंट जो होता है, रिस्ट का अगर कोई आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, तो अगर किसी को रिस्ट इन्वॉल्व है पैरालिसिस में, तो हम उसको क्या होता है, जब हम फिजियोथेरेपी कराते हैं तो क्या होता है, उसके हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है ताकि उनका मूवमेंट करा सकें उनके रिस्ट जॉइंट का, ठीक है। तो वैसे ही हमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस देखने को मिलेगी। उनके जॉइंट जो होंगे, जब हमको सीधे करने होंगे या फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करना होगा जॉइंट में, तो बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ देखने के लिए मिलेंगे। या पेशेंट भी जब अपने हाथ पैरों को फैलाएगा तो उसको कैसा लगेगा, अकड़न सी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे हाथ पैर जो है बहुत अकड़ से रहें, ठीक है। जॉइंट पेन ग्रोन, इसमें नया लक्षण कौन सा देखने को मिला हमको कि जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, इस वजह से बाकी सारे लक्षण देखने को मिलेगा। ईटिंग, ड्रिंकिंग, सॉलोइंग बिकम हार्डर, ठीक है, खाना खाने में, पीने में या फिर निगलने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक। आगे देखते हैं नए लक्षण कौन कौन से देखने को मिले। ड्रूलिंग, ठीक है, क्या हो रहा है, चेहरे की मसल्स जो उनकी वासनिंग हो रही है, जब एक तरफ से क्या होगा, स्लाइवा निकलने लगेगा, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा, ठीक है। तो वही अनकंट्रोल स्लाइवा बहुत ज़्यादा बनेगा मुँह में और बाहर से एक साइड से, एक कोने से ऐसा लगेगा ऐसे लार निकल रही है, ठीक, क्योंकि मसल वासनिंग हो रही है। मसल वासनिंग होने की वजह से प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा, अपना मुँह बंद नहीं रख पा रहा, तो एक तरफ से स्लाइवा निकलने लगेगा। यॉनिंग, बार बार उसको जमाइयाँ आएंगी, ठीक है, बार बार जमा आएगा उसको। समटाइम इन अनकंट्रोलेबल बाउट, ठीक, लगातार कंटिन्यूस एकदम से बार बार डकारे आना इस तरीके से, या फिर हिचकियाँ बार बार आना, ठीक। जॉ पेन, जबड़े में दर्द होने लगेगा, जब किसी को लगातार आप देख रहे हैं कि यॉनिंग हो रही है, तो उस वजह से भी हो सकता है जबड़े में दर्द हो जाए, या फिर हिचकियाँ आने की वजह से लगातार दर्द होने लगे किसी को, या फिर यहाँ की जो फेस की मसल है वो इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगी, वासनिंग हो जाएगी कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जबड़े में भी दर्द होने लगेगा। मी रिजल्ट इन द एक्सेसिव यॉनिंग, अगर जॉ पेन हो रहा है इसके कारण क्या होगा, किसकी वजह से हो रहा है जॉ पेन, बहुत ज़्यादा यॉनिंग की वजह से, ठीक है।
स्पीच प्रॉब्लम, बोलने में और ज़्यादा प्रॉब्लम, पहले ही प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन अब और ज़्यादा प्रॉब्लम, पहले स्लर्ड स्पीच हमने देखा था, ग्रामेटिकल स्पीच देखा था, तो यहाँ पर अब बोलने में और ज़्यादा दिक्कत आने लगी है। पहले अटक अटक के बोल रहा था, अब बोल ही नहीं पा रहा है, फिर बहुत हल्के हल्के आवाज़ निकल रही, बहुत ज़ोर लगाने पर निकल रही है। एंड द मसल ऑफ द थ्रोट एंड द माउथ बिकम मोर वीकर, जो गले की बोलने वाली मसल्स होती हैं वो, और मुँह की मसल्स जो होती हैं, वकल मसल्स होती हैं हमारी, वो सारी काफ़ी ज़्यादा वीकर या वासनिंग एट्रोफाइड हो जाएंगी, इसकी वजह से हमको बोलने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है। द पर्सन में शो चेंजेस इन पर्सनैलिटी में भी चेंज देखने को मिलेगा। इमोशनल स्टेट भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कंडीशन में आ जाएगा, काम ही नहीं कर पा रहा, डिप्रेस्ड, अच्छा खासा इंसान था, काम करना फिर बंद हो गया एकदम से, तो इस वजह से भी डिप्रेशन वगैरह शुरू हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो इमोशनल स्टेट में भी चेंज देखने को मिलेगा, पर्सनैलिटी में भी आपको देखने मिल रहा है मसल वासनिंग की वजह से। ठीक है। एंड द बाउट ऑफ द अनकंट्रोलेबल क्राई एंड द लाफिंग, बार बार एकदम रोने लगेगा, हंसने लगेगा, तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सिम्टम इंक्लूडिंग द इंसोम्निया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये आपको सेकेंडरी सिम्टम्स देखने मिलेंगे इस बीमारी से एसोसिएट होते हुए, क्योंकि जब डेली लाइफ हैम्पर हो रही है तो क्या होगा इंसान को, एक तो सोने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आंखों की जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आंख बंद नहीं कर पा रहा है, तो सोने वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। फिर ऑकुलर मसल्स की पेन होने की वजह से भी नहीं सो पा रहा है इंसान। एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी काम को, जो काम डेली का था, डेली कमाने वाला था, तो वो नहीं हो पा रहा है उसका, इस वजह से उसको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडवांस सिम्टम्स पे। तो इवेंचुअली द पेशेंट विद द अनेबल टू मूव, अनेबल टू ईट और अनेबल टू ब्रीथ। ठीक है। 3 चीज़ याद रखिए, अनेबल टू मूव, अनेबल टू ईट, अनेबल टू ब्रीथ, ये प्रॉब्लम आने लगती है। सांस लेने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत और खाने में दिक्कत, मतलब कम्प्लीटली वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, वो खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा। एडवांस स्टेज में ये आता है, विदाउट असिस्टेंट। ठीक है। जब तक उसको असिस्ट नहीं करा जाएगा तब तक वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ना खा पाएगा, ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बात कर सकता किसी से, ये सारे सिम्टम मिलेंगे। विदाउट सपोर्टिव केयर एन इंडिविजुअल विल पास अवे, अगर सपोर्टिव केयर, फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं मिल रही है तो बहुत जल्दी मर जाएगा। जो हमने पहले ही देख रखा है, हमने क्या देखा था कि 3 से 5 साल में मर जाता है पेशेंट, अगर कॉमनली अगर हम डायग्नोस नहीं करते हैं या फिर सपोर्टिव केयर नहीं देते हैं। अगर सपोर्टिव केयर मिलती है और डायग्नोस सही टाइम पर बीमारी हो जाती है तो वो 10 ईयर्स तक एटलीस्ट जी सकता है। ठीक। जो कि स्टीफन हॉकिंस थे, उनको सपोर्टिव केयर अच्छे से मिली थी, इसलिए वो 2018 मार्च में एक्सपायर हुए थे। ठीक है। डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ केयर करेंटली अवेलेबल, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द मोस्ट कॉमन डेथ। वही इसका ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कब बनती है, जब हमारे ये जो वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये इन्वॉल्व होता है। आगे आते हैं। डायग्नोस करा जाता है इन द अर्ली स्टेज। MND कैन बी हार्ड टू डायग्नोस, यही प्रॉब्लम है, अगर अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस कर ली जाए तो प्रोग्रेशन को हल्का करा जा सकता है, मतलब बीमारी ज़्यादा तेज़ से नहीं बढ़ेगी। सपोर्टिव केयर वगैरह देके, मेडिसिन देके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं उस कंडीशन को हम। ठीक है। तो वही चीज़ है, बिकॉज द साइन एंड सिम्टम्स आर कॉमन इन अदर कंडीशंस। अब क्या होता है, वही साइन एंड सिम्टम्स जो हमें अर्ली कंडीशन में देखने को मिल रहे थे वही बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में देखने को मिलते हैं, जिससे वजह से हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो MND को हम सही से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, और जिन्हें MND होती है और डायग्नोस नहीं होता है तो वो और वर्स हो जाता है कंडीशन। सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेम मिलते जुलते सिम्टम मिलते हैं MND से। एंड इन्फ्लामेटरी नर्व, अगर किसी की नर्व में इन्फ्लामेशन है उनमें भी ये लक्षण देखने को मिलेंगे। और पार्किंसन डिसीज़, तो एक तरीके से बोलते हैं कि DD बना दिए, तो DD डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ गई पहली। ठीक है। इन्फ्लामेटरी नर्व आ गई और पार्किंसन डिसीज़ आ गई। तो ये इन बीमारियों में क्या होते हैं, मिलते जुलते लक्षण देखने को मिल जाते हैं इससे, इसलिए इनकी वजह से क्या होता है, ये अर्ली स्टेज में इसको डिफरेंशियल वो डायग्नोस करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और कैसे पता चलता है, ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, MRI से, वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू, नर्व कंडक्शन टेस्ट जो होता है उससे पता कर सकते हैं। लंबा पंचर है स्पाइनल टैप की वजह से निकाल के, या फिर मसल बायोप्सी कर सकते हैं, इनमें पता चल जाएगा। ठीक है। ट्रांस क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलस से इससे पता चल सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम डायग्नोस कर सकते हैं इसको। ठीक है। बाकी बताते हैं इसमें और क्या क्या, कुछ प्रोटीन्स वगैरह बड़े मिलते हैं, तो ऐसा भी है। देखो, आफ्टर टेस्ट ए डॉक्टर विल नॉर्मली मॉनिटर फॉर पेशेंट फॉर सम टाइम बिफोर कंफर्मिंग दैट दे हैव MND। टेस्ट के बाद जो होता है, अगर टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या होता है, डॉक्टर जो होता है थोड़े टाइम तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिलते जुलते इसमें DD देगी थी, जैसे हम पार्किंसन वगैरह इन्फ्लामेटरी नर्व है,
तो ये भी हो सकती हैं। तो इसलिए उसको थोड़े टाइम तक ऑब्जर्वेशन में रखता है कि वही है कि या फिर हमारी एमएनडी है, इनको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया जो बताया गया है, क्राइटेरिया कौन सा है इसका, क्राइटेरिया है इसका एल एस्कोरियल क्राइटेरिया। ठीक है, जिससे हम वो करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि पे डॉक्टर चेक फॉर डिस्टिंक्टिव न्यूरोलॉजिकल साइन। इसमें है क्या, एएलएस को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं, मसल श्रिंकिंग, वीकनेस एंड ट्विचिंग। क्या क्या, मसल श्रिंकिंग पतला हो जाना, कमज़ोर हो जाना, और ट्विचिंग मतलब फैसिकुलेशन, ये लगातार देखने को मिलेगा। ठीक है, मसल स्टिफनेस, स्टिफ हो जाएंगे, जकड़ाहट सी महसूस होगी, मसल्स को मतलब मूवमेंट करने में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत टाइट मूवमेंट हो रहा है, स्टिफ हो रहा है। ठीक है, एबनॉर्मल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एबनॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, सिम्टम स्प्रेडिंग इनटू न्यू मसल ग्रुप, और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, न्यू मसल ग्रुप। जैसे मान के चलिए कि अभी मैं थोड़े टाइम पहले अगर देखा गया तो क्वाड्रिसेप्स मिल रहा है, थोड़े टाइम बाद उसने क्या काफ मसल्स को इन्वॉल्व कर लिया या हैमस्ट्रिंग को इन्वॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से प्रोग्रेशन होता रहता है। ठीक, न्यू मसल ग्रुप को वो इन्वॉल्व करता जाता है। जैसे क्वाड्रिसेप्स में हैमस्ट्रिंग में पहुंच गया, फिर क्वाड्रिसेप्स से आपकी काफ में पहुंच गया, या हैमस्ट्रिंग से काफ में आ गया, या क्वाड्रिसेप्स में आ गया, तो इस तरीके से वो न्यू मसल ग्रुप को इन्वॉल्व करता जाता है। ठीक है, स्प्रेड बढ़ती जाती है। हैविंग नो अदर फैक्टर दैट एक्सप्लेन द सिम्टम, और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सके। आगे आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, इनक्योरेबल डिसीज़ है, तो मेन चीज़ वही है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। पहली चीज़ सपोर्टिव थेरेपी, कि बीमारी जो है इसको बढ़ने से इतना हो सकता है आप रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, तो वो एक ही चीज़ है हमारे पास। सपोर्टिव थेरेपी मतलब हमारा फिजियोथेरेपी या फिर हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन वगैरह ये सब चलाते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले क्या है, देयर इज़ नो क्योर ऑफ एमएनडी, मैंने बोल ही दिया आपको कोई क्योर नहीं है एमएनडी का। ट्रीटमेंट फोकस और रिलीविंग द सिम्टम, तो ट्रीटमेंट फोकस पे भी कोई नहीं कि सही कर लो या तो बिल्कुल, या सिम्टम को रिलीव कर सकते हैं हम थोड़ा बहुत। ठीक है, बीमारी को स्लो कर सकते हैं, सिम्टम्स जो हमको मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, वीकनेस मिल रहा है, उनको थोड़ा कम कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं। ये है यहाँ पर। ठीक है, स्लो द प्रोग्रेशन एंड मैक्सिमाइज पेशेंट इंडिपेंडेंस एंड कंफर्ट। इसमें हम बस इतना कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल जो है थोड़ा लाइफस्टाइल को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, कि लाइफस्टाइल थोड़ा सही रखें उसका। ठीक है, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी पे रखें ताकि चल फिर सके, दूसरे पे एकदम डिपेंडेंट ना हो जाए। तो इतना रख सकते हैं। जो उसके कॉमन सिम्टम है, पेन है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, इन सबको कम करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड द यूजेस ऑफ ब्रीथिंग, फीडिंग, मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस। ये सब चीज़ें हैं, मतलब उसको सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको थोड़ा बहुत, मतलब जैसे एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, वो बोलेंगे वो करा करें, खाना खाने के लिए थोड़ा वो कराएं उसके लिए। तो इस तरीके की, या मोबिलिटी, चलने फिरने वाली एक्सरसाइज वगैरह हो गई। तो कम्युनिकेशन, बोलने की, इन सब में क्या है, या तो आप ऐसे क्या होता है, कुछ लोग बोलने में दिक्कत हो रही है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसको तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स आपने देखे होंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, उनके पास में कोई चीज़ रख दी, घंटी रख दी कि भैया आपको अगर बुलाना है तो आप घंटी बेल जो है उसको बजा दीजिए, हम आ जाएंगे। या फिर बिल्कुल ऐसा है तो क्या करा, उनको एक बेल ली, उसके में एक डोर, मतलब एक थ्रेड बना उनकी उंगली में या फिर कहीं पर अटका दिया, तो अपने हाथ पैर को थोड़ा सा हिला दें ताकि वो बेल बज जाए तो वो आ जाए। या फिर अलग अलग जो डिवाइसेस टाइप की आती है, उन डिवाइसेस को दे सकते हैं ताकि वो अपने आप को थोड़ा सही रह सके। ठीक है, अब वही चीज़ आ गई, रिहैबिलिटेशन थेरेपी मस्ट बी इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी। ये सारी थेरेपीज़ जो होती हैं ये थोड़ा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, डिसीज़ को सही नहीं करती हैं। लेकिन मैनेजमेंट में आते तो 2 ड्रग हैं जो कि हमारी यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एफडीए जो था, उसने वो करी हैं, करंटली अप्रूव करी थी। कौन कौन सी हैं 2 ड्रग, इनके नाम याद रखिए, ज़रूरी है, रिलुज़ोल और रिलुटेक। ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। पहला कौन सा, रिलुज़ोल और रिलुटेक। ये करती क्या है, लोअर द अमाउंट ऑफ ग्लूकामेट इन द बॉडी, इट अपीयर मोस्ट इफेक्टिवली इन अर्ली स्टेज ऑफ ALS एंड इन ओल्डर इंडिविजुअल, इट हैज़ बीन गिवन टू इम्प्रूव सर्वाइवल। तो हमें कौन सी है, रिलुज़ोल और रिलुविक जो हमारी हैं, ये 2 जो होती हैं ये करती क्या हैं, जो हमारी उसमें ग्लूटामेट जो होता है उसको कम करती हैं। ठीक है, ग्लूकामेट का जो अमाउंट होता है उसको कम करती हैं, जिसके कारण क्या होता है,
उनकी जो सर्वाइवल है वो थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। मतलब 3-4 साल में मरने वाला आदमी 6 से 10 साल तक चल सकता है, सर्वाइवल को बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये मेडिसिन जो होती हैं अर्ली डायग्नोस करने पे आप दे सकते हैं, ये अर्ली डायग्नोसिस में ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं, मोस्टली जो ओल्डीज़ होते हैं या ओल्ड पेशेंट होते हैं उन लोगों में। ठीक है, FDA ने एक चीज़ और बताई थी ये, तो 2017 ड्रग का नाम क्या है यहाँ पर, रेडिवाका। ठीक है, रेडिवाका ये FDA ने अप्रूव करी थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ALS। ठीक है, अब माइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, तो हमें 3 मेडिसिन यहाँ देखने को मिल गई। कौन सा, पहली हमने कौन सी देखी, रिलुज़ोल और रिलुटिक। ठीक है, ये 2 देखी। ये क्या कर रही थी, ग्लूकामेट को कम कर रही हैं, ALS की स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में अच्छा काम करती हैं ये। ठीक है, सर्वाइवल को इम्प्रूव करती हैं। 2017 में FDA ने दूसरी अप्रूव करी थी, कौन सी है, रेडिकावा। ये क्या करती हैं, ये भी ALS की ट्रीटमेंट में अच्छा वर्क कर रही हैं। हाउ इट वर्क इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, बट इट मे डिले डिसीज़ प्रोग्रेशन में वर्किंग अगेंस्ट द टिश्यू डैमेज। ये कैसे काम करती हैं, हमने ऊपर देखा रेलोविक या रेलोटेक या रेलोजेल जो हमारी है, और नीचे रेडिवाका जो है, ये किस तरीके से काम कर रही हैं। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, ये कोई इनका पर्टिकुलर वर्क तो नहीं पता, ये किस तरीके से वर्क करती हैं ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि ये जो डिसीज़ का प्रोग्रेशन है, जो डिसीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, जो इंसान को 3 से 4 साल में मार सकती है, उस प्रोग्रेशन को कम कर सकती है, मतलब प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। 3-4 साल में मारने वाली बीमारी कम से कम 10 साल में पेशेंट को मारेगी जाके, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो टिश्यूज़ को डैमेज कर रही थी, जो अपर मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको डिजेनरेट कर रही थी, उस डिजेनरेट प्रोसेस करने वाली प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, साइंटिस्ट में करंटली एक्सप्लोरिंग ए पॉसिबल रोल फॉर स्टेम सेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ALS। स्टेम सेल का तो वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों में रिसर्च चल रहा है कि कैंसर में भी किस तरीके से कैंसर से पेशेंट को बचा सकते हैं स्टेम सेल की वजह से, या फिर वही डोनर वाला सिस्टम जो है वही यहाँ पर स्टेम सेल की वजह से आप किस तरीके से बचा सकते हैं किसी पेशेंट को, लेके हेल्दी स्टेम सेल किसी दूसरे में वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये चल रहा है अभी, लेकिन अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है इसमें कि इससे बच सकता है या इससे बीमारी सही हो सकती है। ठीक है, बाकी मसल क्रैम्प और स्टिफनेस हमने देखा था, पीछे मिल रहा था, तो इसके लिए भी हमारे लिए क्या है, बोटुलिन टॉक्सिन। ठीक है, BTA इंजेक्शन जो होता है ये काम करता है कब, जब मसल क्रैम्प और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, BTA जो हम बोटुलिन टॉक्सिन इंजेक्शन होता है वो देते हैं। BTA क्या करता है, ये जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ब्रेन से, ठीक है, तो स्टिफ मसल्स उनको मतलब कम कर देगा, मसल के स्टिफनेस को कम करा देगा। तो BTA ब्लॉक द सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू स्टिफ मसल फॉर अबाउट 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ के लिए कम से कम उनके सिग्नल्स को कम कर देता है। मतलब आपने एक बार अगर BTA बॉटल इसको टॉक्सिन इंजेक्शन दे दिया तो 3 महीने तक उसको क्रैम्प्स और स्टिफनेस से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, जो ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं स्टिफनेस वगैरह के वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी क्या है यहाँ पर, देखिए जो ड्रूलिंग वाली हम देख रहे थे, ठीक, तो वो कौन सी है हमारी, स्कोपोलामाइन। ठीक है, स्कोपोलामाइन ए ड्रग मोशन सिकनेस में हेल्प कंट्रोलिंग सिम्टम ऑफ ड्रूलिंग। स्लाइवा निकलने वाली जो प्रॉब्लम है उससे बचा सकता है, मोशन सिकनेस से बचा सकता है। इट इज़ वोर एज ए पैच बिहाइंड द ईयर। ये कहाँ पर लगाया जाता है, एक पैच की तरह होता है, कान के पीछे लगाते हैं। ठीक है, क्या नाम है, स्कोपोलामाइन। ठीक, बाकी क्या क्या चलता है, एंटी डिप्रेसेंट कॉल्ड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs may help with episode of uncontrollable laughter and cry known as the emotional liabilities। तो ये हमको देखा था कि इंसान वो उसने देखा था सूडोवल्वर वाली में कि अगर हंस रहा है तो वो हंसता ही रहता है, रोता है तो रोता ही रहता है, कंट्रोल नहीं उससे अपने इमोशंस से। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो हमारे SSRI होते हैं, मतलब हमारे सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं वो दे सकते हैं। एंटी जो डिप्रेसेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एडवाइस फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। लैंग्वेज और स्पीच थेरेपिस्ट जो आते हैं, जो बोलने में हेल्प करते हैं लोगों को, उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं या अपनी मसल्स को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं बोलने के लिए, एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, उनको आप हायर करिए, वो हेल्प कर सकते हैं।
तो एट द लास्ट आपको समझ में आ गया है कि इंक्योरेबल डिसीज़ है। बाकी हम जो हैं इसके जितने भी सिम्टम्स हैं उनसे हम थोड़ा बहुत उनको कम कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट डेथ जो है वो कन्फर्म है। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आपको अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं, हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रही है